Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to Hindi explanation of My Demon episode number 3. So guys, episode number 3 काफ़ी ही अनप्रडिक्टेबल और काफ़ी ही इंटरेस्टिंग था। मतलब ऐसी चीज़ें हुई है जो मैंने सोचा भी नहीं था कि हो जाएगा इतनी जल्दी। सो एपिसोड नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप लोग ने अभी तक एक्सप्लेनेशन देखा नहीं है तो ऊपर क्लिक करके लिंक पे देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा एपिसोड नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन पसंद आए देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 ऑफ माई डीमन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो एपिसोड नंबर 2 जहाँ से एंड हुआ था वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे एपिसोड नंबर 3 की। दो ही क्रॉसवे पे खड़े रह के न्यूज देख रही होती है कि जो पर्सन उसे टिप देने वाला था उस पर्सन की डेथ हो गई है, उसने सुसाइड कमिट कर लिया है। सो इन शॉक दो ही न्यूज देख रही होती है कि उतने में एक मेल फुल ऑन स्पीड में बाइक पे आता है और उसके ऊपर एसिड फेंकता है। बट इससे पहले वो एसिड दोही के ऊपर जाए गोवान उसे कवर कर लेता है और पूरा एसिड गोवान के बैक पे चले जाता है, जिसकी वजह से उसे बर्निंग हो जाती है। तो जैसे ही दोही को रियलाइज होता है कि गोवान के ऊपर एसिड गया है, दोही को काफी टेंशन लगता है। बट गोवान उसे बोलता है कि उसके हाथ में जो टैटू है वो उसके लिए काफी प्रेशियस है और वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। वो उसे इतना बोल के दोही का जो टैटू वाला हाथ है वो पकड़ता है और उसके जितने भी वूंड रहते हैं वो ऑन द स्पॉट हील हो जाते हैं, जो कि दोही देख के एकदम शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है कि वो है कौन। और इसके रिप्लाई में ऑनेस्टली गोवान उसे बता देता है कि वो डेविल है, वो डीमन है। और अब दोही को गोवान के बोले वर्ड्स पे बिलीव करना ही पड़ेगा बिकॉज उसने अपने आंखों से देखा है मैजिक होते हुए। तो फिर ये इंसिडेंट के बाद गोवान और दोही पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट करने के लिए उस इंसिडेंट को। तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो जो एसिड उसने फेंका था उस पर्सन ने, वो इतना हार्ड था कि उसका फेस, दोही का फेस पूरा मेल्ट हो सकता था उससे। शी वॉज लकी कि वो बच गई। और वो उससे पूछता है कि उसे ऐसा लगता है कोई इंसान जो उस पर अटैक करवा सकता है, वेदर वो फैमिली से हो या फिर ऑफिस में से हो। दोही के दिल में काफी डाउट्स होते हैं कि मे बी उसके फैमिली में से कोई हो सकता है या फिर ऑफिस में से कोई हो सकता है। बट दोही डिटेक्टिव को बोलती है कि उससे ऐसा कोई भी नहीं लगता पर्सन जो उस पर अटैक करवाएगा। सो बाय द टाइम दोही और इन्वेस्टिगेटर डिस्कस कर रहे थे मैटर को, गोवान एनकाउंटर्स अ लेडी थीफ जो कि गोवान के पास आके उसे अजीबोगरीब बातें बोलती है जो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेवेंट है। वो उसे बोलती है कि वो फिलहाल एक थ्रेड के थ्रू लटका है एंड मे बी ही विल डाई, और वो भी एकदम इनसिग्निफिकेंट तरीके से, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो ये सब सुन के भी गोवान उसके अपीयरेंस की वजह से और बिकॉज वो एक थीफ थी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और जब दोही बाहर निकलती है गोवान उसके साथ चले जाता है ताकि वो दोही को उसके घर पे ड्रॉप कर पाए। तो इसके बाद व्हाइल ड्राइविंग दोही गोवान को ऑफर करती है उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए और उसे बोलती है कि उसे भी तो उसकी पावर यूज करने के लिए दोही की जरूरत होगी, मतलब दोही को नजदीक रहना पड़ेगा। बट बिकॉज अगर वो उसका बॉडीगार्ड नहीं होगा तो उसके पास कोई रीजन नहीं होगा दोही के अराउंड होने के लिए। तो उसे बोलती है कि उसके लिए बॉडीगार्ड बनना बहुत सही रहेगा बिकॉज इसमें दोनों की जो नीड है वो फुलफिल हो रही है। गोवान को उसकी पावर यूज करने मिलेगी और दोही को प्रोटेक्शन मिलेगा। बट गोवान इस ऑफर को फौरन ही रिफ्यूज कर देता है ये बोल के कि वो एक इनसिग्निफिकेंट ह्यूमन बीइंग की प्रोटेक्शन कभी भी नहीं करेगा, बॉडीगार्ड कभी भी नहीं बनेगा। बट ये बोलने के बाद भी कि वो उसका बॉडीगार्ड नहीं बनेगा, वो उसको उसके घर तक, उसकी बिल्डिंग तक एकदम सेफली छोड़ता है एज इफ वो उसका बॉडीगार्ड ही है। मतलब उसे रियलाइज भी नहीं होता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, बट वो उसका फॉर्मली बॉडीगार्ड बनने के लिए उसे मना करता है। तो गोवान दोही को प्रोटेक्ट करते हुए उसके अपार्टमेंट में उसे छोड़ने जाता है और हम देखते हैं वो पीछे खड़ा था छुपके जो गोवान और दोही को देख रहा था। मतलब अगर गोवान नहीं होता तो प्रॉब्ली वो वापस से दोही पे अटैक करने वाला था। और पर्सन इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट होता है कि वो फिर से दोही पे अटैक नहीं कर पाया, उसे नहीं मार पाया। एकदम डेस्परेट लगता है वो दोही को मारने के लिए, पता नहीं क्यों। सो दोही को सेफली छोड़ने के बाद गोवान जब अपने घर पे रिटर्न भी आ जाता है उसे पूरा टाइम इस चीज का टेंशन रहता है कि व्हाट इफ कोई दोही के अपार्टमेंट में घुस के उसे मार दे। अगर उसे कोई मार देगा तो उसके टैटू का क्या होगा, फिर उसका क्या होगा। तो गोवान की ऐसी हालत देख के उसका जो असिस्टेंट होता है पाक बोग्यू, वो उसे एडवाइस करता है कि अगर इतना टेंशन हो रहा है तो व्हाई नॉट के वो बॉडीगार्ड बन जाए उसका। बट फिर से गोवान मना करता है ये बोल के कि ही कैन नॉट बी अ बॉडीगार्ड ऑफ अ ह्यूमन। सो इस चीज को देखते हुए पाक बोग्यू डीमन की जो रूल बुक होती है वो निकाल के उसे वो पॉइंट बताता है जिसमें लिखा था कि पास्ट में डीमंस ह्यूमन के प्रोटेक्टर हुआ करते थे जस्ट लाइक अ बॉडीगार्ड, तो व्हाई ही कैन नॉट डू इट नाउ। तो ये जब कन्वर्सेशन चली रही होती है इसके बीच में गोवान को दोही का मैसेज आता है जिसमें उसे बोलती है, कन्विंस करने का ट्राई करती है कि वो उसका बॉडीगार्ड बन जाए, अदरवाइज या तो वो उस टैटू को लेजर से निकलवा देगी या फिर उसके ऊपर दूसरा टैटू बनवा लेगी। बट दोही के इस सब मैसेजेस देखने के बाद भी गोवान दोही का रिप्लाई नहीं करता है और दोही का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है न्यूज में जिसमें
में मीरे कंपनी के वन ऑफ द एम्प्लॉय जिसने सुसाइड कमिट किया है उसके बारे में न्यूज आती है कि मिस्टर चा के ऊपर अब्लेसमेंट का एक्यूजेशंस थे और अंडर दैट प्रेशर ही कमिटेड सुसाइड। सो आफ्टर वॉचिंग द न्यूज दोही जू चॉन सक को कॉल करती है उससे बात करने के लिए। तो थ्रू द कन्वर्सेशन हमें पता चलता है कि मे बी जू चॉन सक को मिस्टर चा के सुसाइड के बारे में, डेथ के बारे में पता ही नहीं है और वो दोही की इस कन्वर्सेशन को कट करती है ये बोल के कि उसे अपने कंपनी का ध्यान रखना चाहिए और वो उसका ये बोल के फोन रख देती है। और इसके बाद जू चॉन सक अपने सेक्रेटरी को कॉल करती है और सारी इन्फॉर्मेशन जिस पर्सन की डेथ हुई है उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन उसको लेके आने होती है। और जब वो सारे इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करती है शी रियलाइज के कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ी चल रही है बिहाइंड हर बैक। फिर यहाँ दिन खत्म होता है और मॉर्निंग में हम देखते हैं कि गोवन काफी ही अच्छे मूड के साथ उठता है बिकॉज उसे रियलाइज होता है कि उसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसका जो टैटू है वो सेफली दोही के हाथ में है और हो सकता है इन फ्यूचर वो टैटू उसके हाथ में रिटर्न आ जाए। और टैटू रिटर्न कैसे आएगा वो भी गोवन डिसाइड करता है कि जिस तरह से टैटू पहले ट्रांसफर हुआ था उसी तरह से रिटर्न लाने के लिए सेम टाइम पे, सेम टेम्परेचर, सेम वक्त पानी में वापस उन लोग को जाना है ताकि टैटू रिटर्न आ जाए। सो इस कन्वर्सेशन को एकदम फन तरीके से वो अपने असिस्टेंट पाक बॉग्यू के साथ कर ही रहा होता है कि उन लोग को कुछ जलने की स्मेल आती है और गोवन देखता है कि जो उसका हाथ है उसकी फिंगर्स बर्न होना स्टार्ट हो रही है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का जो प्रोसेस है एक डीमन का जो डील नहीं करेगा उसके साथ वैसा होगा। तो गोवन जो कि डील नहीं कर रहा है उसका स्पॉन्टेनियस कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे उसके फिंगर बर्न होना स्टार्ट हो जाती है वो एकदम फ्रीक आउट करना स्टार्ट करता है, उसका असिस्टेंट भी फ्रीक आउट करना स्टार्ट करता है। वो लोग बुझाने का ट्राई करते हैं बट जब तक वो लोग पानी में हाथ नहीं डालते हैं उसकी जो फिंगर्स है वो बर्न होना नहीं रुकती है। सो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए बिकॉज वैसे बर्निंग फिंगर तो लेके घूम नहीं सकता और अगर जलना स्टार्ट हो ही गया है तो ही विल बर्न इनटू एशेस इन सम टाइम ओनली। सो इन ऑर्डर टू फाइंड अ परफेक्ट सोल्यूशन वो दोही को कॉल करता है और वो उसे बोलता है कि उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी है और वो उससे फिलहाल फौरन मिलने आ रहा है उसके अपार्टमेंट में। सो दोही जो सो रही होती है वो फटाफट रेडी होती है और उससे नीचे पार्किंग में मिलने के लिए जाती है। और गोवन जब उससे मिलने के लिए आता है वो बकेट फुल ऑफ आइस लाता है जस्ट इन केस उसका हाथ बर्न होना स्टार्ट हो जाए तो वो उसमें हाथ डाल के बुझा पाए अपने आग को। तो दोही देख के सस्पिशियस तो होती है कि एक दिन पहले इतना स्ट्रिक्टली मना कर रहा था और आज कैसे बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हुआ है। तो दोही के इस माइंडसेट को गोवन थोड़ा मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है ये बोल के कि दोनों सेम बोट में है और भूलना नहीं कि हम लोग का फेट है, जो कि दोही ने एक दिन पहले बोला था कि दे आर फेटेड टू बी टुगेदर इस सिचुएशन में। तो ये सुनने के बाद दोही कन्विंस हो जाती है और वो उसे बोलती है कि ही कैन बी हर बॉडीगार्ड और वो उसे पूछती है कि वो कब से उसका बॉडीगार्ड बनना स्टार्ट करेगा। तो गोवन उसे बोलता है कि वो सब करने से पहले उसे एक जगह उसके साथ चलना पड़ेगा और वो उसका रिस्ट पकड़ता है जिस पे टैटू होता है। उसका जो टैटू होता है वो वापस से बर्न होने लगता है और वो उसको लेके सीधा हाइट पे चले आता है टू लुक फॉर हिज टारगेट। वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो नीडी है ताकि वो एक न्यू डील कर पाए और अगर वो एक न्यू डील कर लेगा तो उसका जो स्पॉन्टेनियस कंबशन चालू हुआ है वो बंद हो जाएगा। वो दोही का रिस्ट पकड़ के ये सब करता है, उसको हाइट पे लेके आता है और फिर उसे जब एक प्रे मिलता है, एक टारगेट मिलता है, वो उसके पास जाता है डीलिंग करने के लिए दोही का हाथ पकड़ के ही। और इस बार गोवन की डील होती है एक कैंसर पेशेंट की मदर जो कि काफी डेस्परेट होती है उसकी डॉटर की जान बचाने के लिए। उसकी डॉटर कैंसर की वजह से डेथ बेड पे होती है, एनी टाइम शी कैन पास अवे। तो उसकी मदर बैठ के प्रे कर रही होती है कि उसकी डॉटर कैसे भी बच जाए और उसके सामने गोवन अपीयर होता है डील लेके। वो उसे बताता है कि वो एक डीमन है और वो उसके लिए एक विश को ग्रांट कर सकता है बट इंस्टेड उसको 10 इयर्स के बाद उसकी सोल गिव अप करना पड़ेगा और उसकी डॉटर शी कैन लिव हेल्दी लाइफ। और क्योंकि उसकी डॉटर डेथ बेड पे होती है गोवन इस डील को करने के लिए रश कर रहा होता है और बिकॉज उसकी मदर इतनी डेस्परेट होती है कि वो इस डील को एक्सेप्ट लेती है और वो रेडी हो जाती है कि वो 10 साल के बाद हेल में चली जाएगी बट इंस्टेड उसकी डॉटर शी कैन लिव। तो ये सब देख के दोही काफी डिस्गस्टेड फील करती है कि गोवन लोगों के डेस्परेशन का फायदा उठा के उन लोगों के साथ डील करता है और जिस तरह से ये डील करने के लिए वो रश कर रहा था ये सब देख के दोही इतना डिस्गस्टेड हो जाती है कि वो उसे बोलती है कि उसे वो एज अ बॉडीगार्ड नहीं चाहिए अपना और वो ये चीज बोल के वहां से चले जाती है। और गोवन जाता है एज ऑलवेज केक खाने के लिए बिकॉज उसने एक डील की है तो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो केक खाने जाता है और उसका जो स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है वो भी बंद हो जाता है बिकॉज उसने डील कर ली है अभी। और गोवन कंक्लूड करता है कि दोही को जब उसकी पावर्स की जरूरत पड़ेगी वो उसके पास खुद ही रिटर्न आ जाएगी। और यही सब बातें वो अपने असिस्टेंट को बता रहा होता है केक खाते खाते और उसका असिस्टेंट उसको इन रिटर्न में बताता है कि जिस टाइम उसका टैटू उसके हाथ से दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ था वो रात फुल मून की रात थी और हो सकता है कि नेक्स्ट फुल मून जो 28 डेज के बाद है गोवन का टैटू वो वापस रिटर्न ले पाए अगर वो सेम सीन क्रिएट कर पाए तो उसके लिए 28 डेज वेट करना पड़ेगा।
और साइड बाय साइड हम देखते हैं कि जो जोंग सुक किसी एक पर्सन से कन्वर्सेशन करती है, उसमें वो उसे बोलती है कि उसने जो किया है उसे उसकी भरपाई करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। और वो उसे इतना बोलती है, वो पर्सन वहाँ से चले जाता है काफी गुस्से में। बट वो पर्सन जाने से पहले वहीं रुक जाता है और विंडो के थ्रू वो जो जोंग सुक को देखता है। और इसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि सीन कट हो जाता है और आता है दो ही पे, जो कि काफी लॉस्ट है। और बिकॉज उसने जो देखा गोवन की डील के बारे में, जो उसको रियलिटी पता चली, उसके वजह से वो अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रही होती है। और एट द सेम टाइम गोवन का हाल भी कुछ इस तरह का ही होता है। वो भी अपनी लाइफ में किसी चीज में फोकस नहीं कर पाता है। उसका जो मेंटल पीस होता है वो थोड़ा उड़ गया होता है दोही की बातें सुन के। बिकॉज हो सकता है कि दोही की बोली बातें सच हो। वो किड जो अभी बच गई है 10 इयर्स के बाद, जब उसकी मदर की डेथ हो जाएगी, शी विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल। दोही की ऐसे बोली बातें से हॉन्ट करती है। तो यही चेक करने के लिए वो हॉस्पिटल में जाता है और उस बच्ची से मिलता है। और उसकी बच्ची जो उसको बोलती है, उससे गोवन का हम बोल सकते हैं हार्ट थोड़ा ब्रेक हो जाता है। जब वो उस बच्ची से पूछता है कि उसकी विश क्या है, वो बच्ची बोलती है कि उसको चाहिए कि उसके पेरेंट्स उसके वजह से सफर ना करे। और ये सुन के गोवन का हार्ट ब्रेक हो जाता है, बिकॉज इन रिटर्न ऑफ हर लाइफ उसने वन ऑफ हर पेरेंट की सोल को डिमांड किया है 10 इयर्स के बाद। तो थोड़ा सा क्वेश्चन करता है अपनी डील को यहाँ पर गोवन। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि दो ही एक रेस्टोरेंट में जब मीटिंग कर रही होती है, वही बच्ची जिसका डील किया है गोवन ने, वो अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। और उसके पेरेंट्स के फेस पे जो खुशी है उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दो ही इस चीज को देख के अपना थोड़ा लुकआउट, जो उसका प्रेजुडिस था उस डील को लेके, वो चेंज करती है। और उसे लगता है कि मे बी जो ये डील है वो वैलिड है, बिकॉज क्योंकि ये बच्ची अभी जिंदा है, इसीलिए उसके पेरेंट्स इतने खुश है और ये सबके सब इतने खुश है। सो यहाँ ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे को गिल्ड में डाले और फिर दोनों ही समझे कि दोनों का पॉइंट वैलिड है कहीं ना कहीं। सो जब दोनों को एक दूसरे की सिचुएशन रियलाइज हो जाती है, गोवन खुद ही से दोही को अप्रोच करता है उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए, बाय वेटिंग फॉर हर आउट ऑफ हर ऑफिस। उसके ऑफिस के बाहर ही वो अम्ब्रेला लेके खड़ा रहता है और दोही जैसे ही आती है वो उसको पिकअप करता है उसकी कार में से। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा वर्ड्स नहीं थे और दोनों समझ जाते हैं कि ओके फाइन, यू कैन बी माई बॉडीगार्ड, आई विल बी योर बॉडीगार्ड। और इस तरह से गोवन हायर हो जाता है। तो ऑफिस में जाने के बाद गोवन के जो असिस्टेंट है, सेक्रेटरी होती है, वो उसको बहुत सारे बुक्स देती है मार्शल आर्ट्स की और गन कैसे यूज करना है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज देती है। अपार्ट फ्रॉम गन, वो उसको गन नहीं देती है। सो एज सुन एज गोवन ज्वाइंस, वो जैसे ही ऑफिस ज्वाइन करता है वो एक हॉट टॉपिक बन जाता है ऑफिस का, बिकॉज ऑफ हिज लुक्स। ऑब्वियस सी बात है, इतना गुड लुकिंग बॉडीगार्ड कहाँ से आया। तो सारे ऑफिस वर्कर उसके पीछे पीछे बात करते हैं उसके पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये दिन खत्म होता है और गोवन दोही को उसके घर पे उसको ड्रॉप करने के लिए आता है। सो वाइल ड्राइविंग दोनों ही एक दूसरे को काफी रोस्ट करते हैं, बिकॉज जब दोनों कन्वर्सेशन करते हैं उसमें गोवन दोही को बताता है कि वो भी पहले ह्यूमन हुआ करता था, बट बिकॉज वो वन ऑफ अ काइंड था ह्यूमंस में भी, इसीलिए उसको गॉड ने पिक किया डीमन बनने के लिए और पिछले 200 ईयर्स से वो डीमन है। तो ये सुन के दोही बोलती है कि वो स्पेशल या फिर वन ऑफ अ काइंड ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो बेस्ट सूटेड है बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी भी डीमन टाइप है, इसलिए उसको गॉड ने पिक किया। तो ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे को रोस्ट कर रहे होते हैं कि उतने में सडनली दोही को जो चोंग सुक का मैसेज आता है, जिसमें वो लिखती है कि आई लव यू एंड दिस इज इट। तो ये देख के दोही को लगता है कि वापस से वो कुछ प्रैंक कर रही है, बिकॉज उसका नेचर होता है प्रैंक करने वाला। तो गोवन को बोलती है कि कार टर्न कर ले, बिकॉज उसको चेयरवुमन से मिलने जाना है। सो एज सून एज शी रीचेज, वो देखती है कि जो चोंग सुक उसके गार्डन में ही बैठी हुई है, एकदम अंधेरा होता है रूम में। तो वो उसको आवाज देना स्टार्ट करती है, बट जो चोंग सुक रिप्लाई ही नहीं करती है। तो दो ही जब उसके नियर आती है, उसे टच करके देखती है, शी रियलाइज के मे बी शी इज ऑलरेडी डेड, उसे कुछ हो गया है। वो गोवन से बैक करती है कि उसे बचा ले, वो उससे डील करेगी, वो उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बट गोवन उसे बोलता है कि ही कैन नॉट ब्रिंग डेड पीपल बैक। और इस तरह से वी गॉट टू नो के जो चोंग सुक की डेथ हो गई है। गाइस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी चेयरवुमन की डेथ हो जाएगी इसके ड्रामा में, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हो सकता है बाय द एंड ऑफ द ड्रामा, बट इतनी जल्दी नहीं। सो इट वॉज अ बिग ट्विस्ट फॉर मी। सो नेक्स्ट स्टोरी आगे बढ़ती है। दूसरा दिन आता है और फ्यूनरल जो होता है वो अरेंज करते हैं वो लोग चेयरवुमन का। तो जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, डॉटर, सन, ग्रैंड चिल्ड्रन, जितने भी होते हैं, सभी लोग मौन कर रहे होते हैं, बट सभी लोग सिर्फ दिखावा कर रहे होते हैं। ये बात सबकी शक्ल पे दिख के आता है। अंदर ही अंदर सब लोग काफी खुश होते हैं। इनफैक्ट उस फ्यूनरल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम दोही जिसे दुख हो रहा हो।
मतलब उस फैमिली में दो ही के अलावा और कोई नहीं है जो सीरियसली हर्ट है जो चंग सुक के डेथ से। सो दो ही जो चंग सुक के पिक की तरफ देखते हुए अपने फर्स्ट एनकाउंटर को याद करती है जब वो उससे फर्स्ट टाइम मिली थी उसके पेरेंट्स के फ्यूनरल में। सो यहाँ पर दो ही जो अपने मेमोरीज में कम्प्लीटली लॉस रहती है कितने में सुकून आता है जो उसे मल्टीपल आवाज देके उसका अटेंशन अपने साइड लाने का ट्राई करता है और वो उसे बताता है कि चेयरवुमन ने डेथ से पहले एक इमरजेंसी ऑडिट टीम फॉर्म करने का डिमांड दिया था, ऑर्डर दिया था, इसीलिए उसे फ्यूनरल में आने देर हो गया है। दो इस चीज की वजह से वो जो टीम थी उसे होल्ड पे डाल दिया गया है, अभी तक फॉर्म नहीं हुई है वो। तो यहाँ पर सोखून और दोही बात कर रहे होते हैं और दोही का ध्यान जाता है सुकमिन की तरफ जो कि एल्डर सन होता है चेयरवुमन का। आसपास के लोग जो होते हैं वो उसे एज ए न्यू चेयरमैन बोल के बुलाते हैं और सब लोग एकदम हंस हंस के कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि जो एल्डर सन है वो ही चेयरमैन बनेगा, वो ही मेरे ग्रुप को इनहेरिट करने वाला है, जबकि अभी तक विल के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। लोग अज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी बूट पॉलिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और साइड बाय साइड हम देखते हैं कि वो पर्सन जो मर्डरर है, दोही को मारने का ट्राई कर रहा है, वो ब्लैक कपड़े में अंदर घुसता है और वो सीसीटीवी का जो रूम रहता है वहां चले आता है। और फ्यूनरल का सीन इतना बुरा हो जाता है कि हर कोई हंस हंस के बात करता है। उसके जो डॉटर के बच्चे रहते हैं वो मस्ती करना स्टार्ट कर देते हैं, सब लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और ये सब देख के दोही को इतना डिस्गस्टेड फील होता है और इतना प्यूकिंग फील होता है कि वो चेयरवुमन के घर में चले आती है फ्रेश एयर के लिए। और ये सारी सिचुएशन गोवन दूर से खड़े रह के देखता है गाइस, बिकॉज देयर इज नथिंग ही कैन डू। तो जब वो ग्रैंडमा के रूम में जाके हर चीज को देख रही होती है उतने में सुकमिन का जो सन रहता है वो उस रूम में आता है स्मोक करने के लिए, जो कि देख के दोही को काफी गुस्सा आता है बिकॉज ग्रैंडमा को सिगरेट की स्मेल नहीं पसंद थी। तो ये फैक्ट पता होने के बावजूद वो आता है उधर स्मोक करने के लिए और तो वो दोही को बोलता है कि एनीवेज उसका फादर इनहेरिट करने वाला है सब चीज इंक्लूडिंग ये प्रॉपर्टी, तो ये उसका ही होने वाला है, तो ज्यादा उड़े ना। वो दोही को ये बोलता है कि उतने में पीछे से गोवन आके इंटरप्ट करता है और अपने मैजिक को यूज करके वो दोही को थोड़ा खुश करने के लिए उसको डोर तक स्लैम करता है। तो इसके बाद दोही और गोवन एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें ही कैन क्लियरली सी कि वो कितनी लोनली है और उसे कितनी चीजें बोलना थी चेयरवुमन से जो वो नहीं बोल पाई। तो इस चीज के लिए वो उसकी हेल्प करता है और वो उसे बताता है कि इन ऑर्डर के एक सोल रिकॉग्नाइज कर पाए लोगों को व्हाइट कपड़ा पहनना होता है, बट बिकॉज फ्यूनरल में सब लोग ब्लैक पहनते हैं, वो जो सोल होती है पर्सन की वो देख ही नहीं पाती है। इसीलिए गोवन विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक दोही का जो कपड़ा ब्लैक होता है उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर लेता है और शी कैन इमीडिएटली सी कि एक बटरफ्लाई उसके हाथ पे आके बैठती है और मे बी वो चेयरवुमन की सोल है। तो इसके बाद गोवन लोग अकेला छोड़ देता है, दो वो उधर ही खड़ा होता है कॉर्नर में बट नॉट विजिबल टू दोही, और दोही जो भी उसके दिल में बातें होती है वो चेयरवुमन से जो चंगसुक से बोलती है, अब भले वो बटरफ्लाई उसकी सोल हो नहीं हो। तो इसके बाद सारे फैमिली मेंबर एक रूम में जमा होते हैं जिसमें पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है उसकी रिपोर्ट लेके आता है और वो बताता है कि जो चंगसुक चेयरवुमन ने डेथ से पहले एक मेडिसिन ली थी डाइक्लोफेनेक, जो दोही को फौरन रियलाइज हो जाता है कि इस मेडिसिन से चेयरवुमन एलर्जी थी, तो उसने लिया कैसे। और इस चीज को डिटेक्टिव बोलता है कि मिसमैच मतलब लेबल दूसरा लगा हुआ था और हो सकता है कि उसने गलती से ये दवा ली हो। तो इस चीज को फौरन दोही पॉइंट आउट करती है कि उसकी एलर्जी के बारे में उसे पता था, उसके सारे बच्चों को, उसके डॉक्टर को पता था और ऐसी गलती होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस चीज से ये कंक्लूड होता है कि उसकी डेथ नेचुरल नहीं थी, किसी ने उसका मर्डर किया है। और इनसाइड हर ब्रेन दोही ये सब चीजों को लिंक करती है कि मे बी मिस्टर चा उसके ऊपर जो अटैक हुआ और जो चंगसुक की जो डेथ हुई है ये सब चीजें लिंक है और कोई तो है उन लोग के पीछे जो ये सब कर रहा है। तो ये सुनने के बाद भी जो डॉटर होती है और सुकमिन जो एल्डर सन होता है वो पुलिस इन्वेस्टिगेटर को बोलता है कि ये जो न्यूज है वो लोग डिस्क्लोज करना नहीं चाहते हैं बिकॉज उन लोग के जो शेयर है मेरे ग्रुप के वो और नीचे जाएंगे और डिक्रीज हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो इसके लिए उन लोग अनाउंस करेंगे कि उसकी हार्ट अटैक से नेचुरली डेथ हुई है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेटर ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है इसलिए वो भी रेडी हो जाता है, बट दोही जो कि एकदम कम्प्लीटली पेन में होती है ये सब सुन के मर्डर होने के बावजूद उसके बच्चे ये सब हाइड करने का ट्राई कर रहे हैं, वो उन लोग के पीछे पीछे जाती है क्योंकि उस टाइम पे सुकमिन अनाउंस करने जा रहा होता है और जो इनहेरिटेंस होने वाला होता है मेरे ग्रुप का वो भी डिस्क्लोज होने वाला होता है। दो ही पीछे से जाके चिल्ला के बोलती है कि जो चंगसुक की नेचुरल डेथ नहीं हुई है, उसका मर्डर हुआ है। और ये चीज सब लोग सुन लेते हैं जो कि सुकमिन सुन के गार्ड्स को बोलता है कि इसको बाहर निकाल दो, बिकॉज फ्यूनरल के दिन से ही उन लोग दोही के साथ एकदम आउटसाइडर जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज चेयरवुमन तो अब है नहीं उसे बचाने के लिए, तो कौन बचाएगा उसे। तो ये सब सिचुएशन देख के गोवन भी आता है और दोही की हेल्प करता है बिकॉज
हाउस गार्ड उसको बाहर निकालने का ट्राई कर रहे होते हैं। फिर भी लॉयर होता है जो इनहेरिटेंस के बारे में अनाउंस करने वाला होता है, वो सुकमिन को बोलता है कि दो ही शुड हियर द हियरिंग, मतलब उसे हियरिंग के लिए तो रुकना चाहिए इनहेरिटेंस का, बट वो फिर भी उसे निकलने के लिए बोलता है। सो डिस्गस्टेड बाय द सिचुएशन, दो ही इनिशियली जब इनहेरिटेंस का अनाउंसमेंट स्टार्ट होता है रुकती है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है चीजें वो वहाँ से निकलती है गोऑन के साथ और उसके सेक्रेटरी के साथ। तो सभी लोग विद फुल ऑफ जॉय और इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं कि कौन इनहेरिट करेगा कि बाय द एंड ऑफ द विल वी गॉट टू नो कि जो चंग सुक चेयरवुमन ने मीरे ग्रुप सारी प्रॉपर्टी एवरीथिंग बॉन्ड्स शेयर्स वगैरह दो ही के नाम पे छोड़ दिया है और दो ही ये सारी चीजें इनहेरिट करेगी। बट उसके इनहेरिटेंस के पीछे एक क्लॉज है, वो ये सब चीजों की ओनर तभी बनेगी अगर विद इन 1 ईयर शी विल मैरी समवन, और अगर वो ये क्लॉज को मीट नहीं कर पाती है उसके जितने भी शेयर रहेंगे और जो भी इनहेरिटेंस रहेगा वो बिक्वित हो जाएगा हंसराम फाउंडेशन को। सो ये अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग शॉक और थ्रिल्ड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग दो ही, सुकहुन, सुकमिन और जो डॉटर होती है वो भी। तो उन लोग को इतना शौक लगता है कि ऐसे कैसे चेयरवुमन उन लोग ऐसा कर सकती है, उन लोग की मदर ऐसा कर सकती है, और उन लोग विल का पेपर लेके पढ़ते हैं जो चेयरवुमन ने अपने बच्चों के लिए छोड़ा था, और उसमें और कुछ नहीं बस बुरी बुरी बातें लिखी होती है उसने अपने डॉटर और सन के बारे में। तो लॉयर फाइनली वो जो सर्टिफिकेट रहता है इनहेरिटेंस का वो दो ही को दे देता है, और दो ही इस चीज से, इस एक्ट से बाय जो चंग सुक बाय चेयरवुमन काफी टच और काफी थ्रिल्ड और काफी इमोशनल हो जाती है वो, बिकॉज उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो गाइस इतने शौक होते हैं उसकी डॉटर चेयरवुमन की और उसके सारे बच्चे कि चेयरवुमन की डॉटर उसे आगे बोलती है कि तूने ऐसा क्या किया, और जो उसकी सिस्टर इन लॉ होती है सुकमिन की वाइफ वो उससे पूछती है कि वो इनहेरिटेंस एक्सेप्ट नहीं करेगी ना, मतलब वो उसे बोल रही है कि एक्सेप्ट मत कर। तो इस चीज का रिप्लाई दो ही सबकी शक्ल देख के बोलती है कि उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे मार देना। और वो ये बोल के गोऑन के पास जाती है, उसे रिंग देती है और उसे बोलती है टू गेट मैरिड टू हर। और पीछे से नरेशन एक आता है जिसमें दो ही बोलती है कि जो रियलिटी है वो सबके सामने लाके ही रहेगी, वेदर उसे डीमन से हाथ मिलाना क्यों ना पड़े इस चीज के लिए। और यहाँ पर जब वो उसे प्रपोज करती है गोऑन को, एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड नंबर 3 ऑफ माय डीमन, उसका एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, समझ में आया हो, एंड इफ इट डिड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एज इट मीन्स अ लॉट टू मी। मैं कल वेलकम टू समदालरी का भी एक्सप्लेनेशन डालने वाली हूँ और एपिसोड नंबर 4 का भी एक्सप्लेनेशन डालने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।